तो यस फ्रेंड्स, चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेट अस चेक द ऑडियो वीडियो। हाँ, सब कुछ ओके है। तो चलिए, जो आज का लेक्चर है वो क्लास 10 मैथ्स केस स्टडी के बेस पे है, जिसमें हम पोलिनोमियल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कवर करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पोलिनोमियल चैप्टर की केस स्टडी है उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ पोलिनोमियल चैप्टर के पॉइंट आउट कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स लाइक this is the polynomial equation ax square plus bx plus c is equal to 0। इसको दो रूट्स सपोज कर लो अल्फा एंड बीटा, कुछ भी इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा टाइप। बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, दो रूट होंगे डेफिनेटली इसके, है ना? सो लेट अस सपोज द टू रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर अल्फा एंड बीटा। द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ रूट्स मींस एडिशन ऑफ रूट्स। जब इन रूट्स का ऐड करेंगे तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट होता है जो एक्स के साथ वाली टर्म हो। ठीक है ना? सो इट इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। इट इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ रूट। ठीक है? सो यस, नाउ फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट विच इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कांस्टेंट टर्म कौन सी है? सी, और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि ए। सी अपॉन ए इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है? तो इसको हमने नोट करना है थोड़ा सा, और इसके जो इक्वेशन के पॉसिबल रूट्स हैं वो है 2। ठीक है? और एक और छोटा सा फॉर्मूला होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का एक ऐसा भी ढंग होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स इज इक्वल टू प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। ठीक है? ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लिखने का। ठीक है ना? तो आपने ये नोट करना है। सो नाउ शुरू करते हैं। सो फर्स्ट केस स्टडी, हाँ, पी एक्स पोलिनोमियल गिवन है मेरे को। ठीक है? वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स कोई भी है ना, ए बी और सी, एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। बाय एनालाइजिंग द गिवन फिगर we can see that a quadratic polynomial is able to describe the shape of a banana quite accurately. A is equal to 0.1 given है, b is equal to 0 and c is equal to 0 given है। So therefore the polynomial is 0.1 x square। ठीक है? तो ये मेरे को फिगर गिवन है ना? तो मेरे को पूछ रहे हैं कि जो मेरे को ये ऊपर वाली फिगर गिवन है ना, बनाना की जो शेप गिवन है मेरे को, तो उसमें कितने नंबर ऑफ रूट्स होंगे? नंबर ऑफ जीरोज यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबल रूट्स। नंबर ऑफ पॉसिबल रूट्स, जीरोज और रूट्स एक ही बात है ना? नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? तो ये ऊपर वाली जो पोलिनोमियल है वो बेसिकली है क्या? इसका जो रूट है क्या है? 0 है ना? तो जब देखें जो ऊपर वाली पोलिनोमियल से इसका रूट डिफाइन हो रहा है, बिकॉज ऊपर वाली पोलिनोमियल का रूट कितना होगा? ध्यान से देखें तो 0.1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0 एंड 0। इसके दो रूट्स होंगे, है ना? अच्छा, अगर यहाँ डिस्टिंक्ट रूट की बात करता तो मैं बोलता सिर्फ सिंगल रूट है ना? अच्छा, यहाँ नंबर ऑफ जीरोज या नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है? बिकॉज इसने कोई डिस्टिंक्ट रूट की बात नहीं की। अच्छा, कुछ बच्चों को मतलब ऐसा होता है कि हाँ, जो कर्व है बस एक बार इंटरसेक्ट की है 0 के ऊपर, तो बस एक ही रूट होगा। बट इसमें ऐसा नहीं होता। जब आप थोड़े से बड़े हो गए, यानी कि जब आप +1 +2 में IIT जेईई की तैयारी करोगे, तो आप प्लेइंग ऑफ ग्राफ से एक बुक पढ़ोगे, तो उसमें क्या होगा कि ये देखो जो कर्व है, या तो ऐसे या तो बिल्कुल ऐसे होती, बिल्कुल ऐसे आती है ना, 0 से टच होके। ये ऐसे नहीं है, ये देखो बिल्कुल मतलब बेंट होके आ रही है ऐसे। इसका मतलब क्या है कि इसके 2 रूट्स हैं। इसका मतलब है इसके 2 रूट्स है ना? तो जब डिस्टिंक्ट रूट की बात करता तो मैं बोलता कि सिर्फ एक रूट है, बट इसने सेम रूट की बात की है, मतलब इसने रूट्स बोलने हैं, जीरोस बोलने हैं, तो मैं कहूंगा 2 रूट है, 0 एंड 0, है ना? तो इसको जैसे मर्जी डिफाइन कर सकता हूँ मैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कर्व ऑफ द बनाना इज दिस देन द जीरोस आर। ठीक है? तो देखते हैं इसको।
हाँ सो यस, कहते कि जो कर्व है बनाना की वो x माइनस सिक्स है, तो कहते इसके कितने जीरोस पॉसिबल है। सो यस, जो पी एक्स मेरे पास गिवन है वो एक्स माइनस सिक्स गिवन है, तो इसके कितने जीरोस, मतलब इसके कौन कौन से जीरोस पॉसिबल होंगे, है ना। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करके सिक्स और माइनस करके वन, मीन्स थ्री माइनस टू एक्स माइनस सिक्स, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स। यहाँ से एक्स कॉमन किया एक्स माइनस थ्री, प्लस टू कॉमन किया एक्स माइनस थ्री, तो दो रूट्स आ गए, एक आया एक्स माइनस थ्री, एक आया एक्स प्लस टू। तो जब इसको मैं जीरो के इक्वल रखूंगा, बिकॉज रूट्स निकालने के लिए मुझे मुझे इसको मेरे को इसको जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। जब मैं इसको जीरो के इक्वल रखूंगा तो ये दो रूट्स होंगे ऐसे पॉसिबल। तो पहला रूट आया एक्स इज इक्वल टू थ्री एंड अदर आया एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। सो लेट अस चेक दी ऑप्शंस। सो पहला रूट आया माइनस थ्री, सॉरी थ्री एंड अदर रूट इज माइनस टू। ठीक है, सो यहाँ थ्री एंड माइनस टू मेरे पास रूट आए, यहाँ से कोई भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, सो ऑप्शन डी इज ट्रू। ठीक है, सो लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। So if the representative curve of banana whose one zero is 4 and sum of zeros is 0, then quadratic polynomial is okay. So ये मेरे को गिवन है, कहते कि जो banana की शेप बनी है उसमें कहते कि एक जीरो वन जीरो फोर है, एंड जो उसका सम ऑफ जीरो, लेट अस चेक वंस अगेन। हाँ यस, सम ऑफ जीरोस, एंड whose sum of zero is zero, sum of zero is zero। तो मेरे को बोल रहे हैं कि जो पोलिनोमियल होगी वो कैसी होगी। ध्यान से देखें कि मेरे को पता है जब सम ऑफ जीरो दो पोलिनोमियल का जीरो होता है, जब सम ऑफ जीरो दो पोलिनोमियल का जीरो होगा तो इसका क्या मतलब होगा कि अब मुझे पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स होते हैं, यानी कि दो जीरोस होती हैं। जब एक जीरो फोर है तो जब उसका सम जीरो है डेफिनेटली दूसरी माइनस फोर ही होगी, तभी उसका सम जीरो है ना। यानी कि एक इक्वेशन है, एक सॉरी जीरो है फोर एंड दूसरी है माइनस फोर, यानी कि एक के लिए मैं एक्स इज इक्वल टू फोर रखूं, दूसरी के लिए मैं एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर रखूं। ठीक है ना, एक्स इज इक्वल टू मैं दूसरी के लिए माइनस फोर रखूं। ठीक है, अच्छा ये कितना हो गया, यहाँ से देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से देखेंगे तो एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। अब मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, एक्स प्लस फोर एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो ये कितना हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो द आंसर इज एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन। So yes, option A is true. So next question. Each zeros of polynomial x square minus bx plus c is decreased by 2. Then the resulting polynomial is this. Then जो b6 होगा c9, मतलब ऐसे ऑप्शंस गिवन है। देखिए क्या है ना, कहते कि जो जब इसमें से जब इस ऐसी टाइप की पोलिनोमियल से कुछ जीरोस आएंगी, जब मैं जीरोस की जब जैसे सपोज करो टू और थ्री जीरो आई, कहते कि उस जीरोस में से मैं दो दो वैल्यू डिक्रीज कर दूंगा, जैसे थ्री आई तो मैं वन कर दूंगा उसको, जैसे टू आई तो मैं इसको जीरो कर दूंगा, मतलब ऐसे सपोज करना है। तो कहते हैं रिजल्टिंग पोलिनोमियल, जब इसको माइनस करके जब हमने पोलिनोमियल बनाई ना उन दोनों जीरो की, तो पोलिनोमियल मेरे पास ये बन गई। तो पोलिनोमियल मेरे पास ये आ गई जब माइनस करके बनाई, जब दो जीरोस को माइनस करके बनाई। तो कहते हैं बता दो कि जो बी और सी की वैल्यू जब जो पहले वाली जीरो से जब माइनस करने से पहले बी और सी की वैल्यू कितनी होगी, मतलब इससे कंपेयर करना है। देखते हैं एग्जैक्टली क्वेश्चन में है क्या, करेंगे तब अच्छे से पता लगेगा, है ना। एक मेरे पास जो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ये मेरे को गिवन है, और एक मेरे पास पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन गिवन है। कहते हैं कि जब इसमें से जब इसकी जो जीरोस आई उसमें से टू टू मैंने माइनस किया, मतलब दो डिक्रीज किया, उसके बाद ये आया। ठीक है, तो पहले इसकी जीरोस निकालते हैं। क्लियरली एक्स माइनस वन स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, मीन्स जो एक्स की जीरो आएगी वन एंड वन आएगी। इससे क्लियर है ना, चाहे आप मिडल स्प्लिटिंग मेथड लगा के एक्स इज इक्वल टू वन वन निकाल लो। अब जो एग्जैक्टली जो ये जीरोस आई हैं वो ये वाली पोलिनोमियल इस टाइप की कुछ पोलिनोमियल थी, उसमें से दो दो माइनस करके आई हैं। जब मैं इस टाइप की पोलिनोमियल बनाना चाहता हूँ, बिकॉज मैंने इस टाइप की पोलिनोमियल बनानी है बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए, जब मैं इस टाइप की पोलिनोमियल फाइंड करना चाहता हूँ
तो मैंने टू जो डिक्रीज हुआ है वो मैंने अगेन इंक्रीज करके इस टाइप की पॉलिनोमियल बनानी है। तो डेफिनेटली क्या होगा कि यहाँ मैं 1 + 2 ऐड कर दूंगा, तो मीन्स ये कितना आएगा 3 3, जो मेरे एग्जैक्ट रूट आएंगे इस टाइप की इसकी पॉलिनोमियल के। ठीक है, या आई होप आपको क्लियर होगा। तो अब मैंने क्या करना है कि मैं देखता हूँ कि मैं मेरे पास दो रूट हैं, x = 3 एंड x = 3। अब मैंने बनानी है पोलिनोमियल, सो x - 3 = 0 होगा, दूसरा भी क्या होगा x - 3 = 0। सो क्या करते हैं इसको, चाहे आप सम ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला लगा लो, चाहे आप ऐसे करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसा भी सिंपल है। जब आप सम ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला लगाते हो तो एग्जैक्ट में ये होता कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस, मीन्स सम ऑफ जीरो क्या होगा 3 + 3, बिकॉज जीरो आर 3 + 3 है ना, तो ये 6 होगा। x - 6x इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों जीरोस का प्रोडक्ट कर दो, तो 9 = 0। तो ये एग्जैक्टली पॉलिनोमियल बन जानी थी, जो हमने ये ऊपर फॉर्मूला किया था। हाँ, जो हमने ये वाला फॉर्मूला किया था, ये वाला फॉर्मूला है ना, तो ये वाले फॉर्मूले के बेस पे मैंने ये किया। तो जो एग्जैक्ट मेरे पास वैल्यूज आई हैं, हाँ वो आई हैं ये, यानी कि इससे इसको जब मैं कंपेयर करूं बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए, यहाँ से कंपेयर करो, x² माइनस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, तो यहाँ बी की वैल्यू कितनी आई, यहाँ बी की वैल्यू 6 आई है और सी की वैल्यू कितनी आई है 9 आई है। तो ये मेरे आंसर है, b = 6 एंड c = 9। So let us check the options, and b = 6 and c = 9, which is option number A. So next question, the wait, okay. Hmm. If the curve representing the polynomial this, then show कर दो, और इस पोलिनोमियल के कह रहे हैं इक्वल रूट्स हैं, तो शो कर दो कि इनमें से क्या मतलब कंडीशन डिफाइन होगी। ओके, सो हाँ, जो मेरे पास पोलिनोमियल है पी एक्स है वो कितनी है, तो पी एक्स पोलिनोमियल है वो है m² प्लस n² x² माइनस 2m p n³ x प्लस p² q²। और कहते हैं इस पोलिनोमियल के इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट यानी कि पहला रूट सपोज कर लो कोई भी लाइक a है और दूसरा भी क्या होगा a होगा, है ना। तो मुझे ये पता है कि सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला अभी मैंने पीछे किया है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा ये मुझे पता है। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है सम ऑफ रूट यानी कि सम ऑफ जीरोस का माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। अब कोफिशिएंट ऑफ x तो ये है, अब मैं माइनस आगे लगाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो mp प्लस n³ डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि m² प्लस n²। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होगा। अच्छा, सम ऑफ रूट का मतलब क्या, जब दो रूट मेरे a प्लस ए हैं, तो सम ऑफ रूट का मतलब क्या है a प्लस ए, है ना, a प्लस ए मीन्स एग्जैक्ट देखूं तो 2a, तो ये किसके इक्वल होगा, बिकॉज सम ऑफ रूट तो ये है ना, ये इसके इक्वल होगा। तो एग्जैक्ट देखूं तो ये कैंसिल होगा, मीन्स जो a की वैल्यू मेरे पास आई है वो कितनी आई है, तो a की वैल्यू यहाँ से जब मैं दोनों को कंपेयर करूं तो मेरे पास आई है a की वैल्यू mp प्लस n³ डिवाइड बाय m² प्लस n²। ठीक है, अब मैंने निकालनी है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, जब मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तरफ जाऊंगा तो वो फॉर्मूला आता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब कांस्टेंट टर्म कौन सी है, p² प्लस q², कोफिशिएंट ऑफ x² कौन सा है, m² प्लस n²। तो जो टर्म्स आई है लाइक p² प्लस q², m² प्लस n², तो प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि a इंटू ए मीन्स p² प्लस q² इज इक्वल टू m² प्लस n²। अब a² हो गया, दो a² की वैल्यू आई वो कितनी आई, p² प्लस q² अपॉन m² प्लस n², ये आ गई। ठीक है, अच्छा अब जो a की वैल्यू है मैं यहाँ पुट कर दूँ, बिकॉज यहाँ a² है यहाँ a है, जो a की वैल्यू है मैं यहाँ पुट कर दूँ, तो जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, mp प्लस n³ का होल स्क्वायर
डिवाइड बाई एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। बिकॉज यहाँ जो वैल्यू थी, यहाँ ए की वैल्यू मैंने पुट कर दी, यहाँ ए स्क्वायर आ गई, तो यहाँ ये सिंपल आ गया। अब थोड़ा सा लेंदी है, बट ये जो केस स्टडी के मार्क्स होते हैं एक तरह के, बस समझना ही होता है क्वेश्चंस को, तो रिपीट मतलब क्वेश्चंस ऐसे हैं कि सेम टाइप के ही होते हैं ऑलमोस्ट, है थोड़े से मतलब दिमाग खोलने वाले क्वेश्चन है, मतलब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अब इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलूं, एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एम स्क्वायर पी स्क्वायर एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर, टू एम पी एन क्यू। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों, जैसे जैसे 8th क्लास में शुरू करते थे हम, इसको इससे, तो पी स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर एन स्क्वायर, क्यू स्क्वायर एम स्क्वायर और क्यू स्क्वायर एन स्क्वायर। अब ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये कितना हो गया, ध्यान से देखो, यहाँ आ गया 0 और यहाँ आ गया पी स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2 mp n क्यू। ये कौन सा फॉर्मूला है, पी एन माइनस एम क्यू की होल स्क्वायर का, ठीक है। तो इसको 0 के इक्वल रखूँ, होल स्क्वायर का तो कोई मतलब ही नहीं है ना 0 के साथ, तो सिंगल ही आ जाएगा ये। तो पी एन की वैल्यू कौन सी आ गई, एम क्यू के इक्वल आ गई, पी एन की वैल्यू एम क्यू के इक्वल आ गई। आई होप आप साथ के साथ नोट कर रहे हो, थोड़ा सा मैं तेज करा रहा हूँ, बट आप थोड़ा सा वीडियो को देखना चाहो तो मतलब स्लो करके कर सकते हो, है ना, मेरी मतलब स्पीड इतनी ज़्यादा है, ठीक है। सो जो आंसर आया वो कितना आया, जो आंसर आया वो पी एम, कितना है आंसर, पी एन इज इक्वल टू एम क्यू, ये आंसर, ठीक है। सो ऑप्शन बी। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट में क्या है, बेसिकली ये सारा ऐसे ही मतलब डराने के लिए दिया होता है, ये है कुछ नहीं, जो क्वेश्चन होता है वो नीचे ही होता है। To transmit a signal, a controller sends it through the horn and the dish focus the signal into relative narrow beam। ये मतलब कहानी सी डाली हुई है कि सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, वो डिश है उसको कंटेन कर रही है। व्हेन द सिग्नल रीचेस द व्यूअर हाउस, जब सिग्नल व्यूअर हाउस के तरफ आएगा, इट इज कैप्चर्ड बाय दी सैटेलाइट, ये सैटेलाइट डिश की तरफ, सैटेलाइट डिश के द्वारा कैप्चर्ड हो जाएगा, मतलब उसके द्वारा कैप्चर कर लिया जाएगा। सैटेलाइट डिश एंटीना की तरफ उसको फोकस करेगी, तो ब्रॉडकास्ट सोर्स तब मतलब कोई ब्रॉडकास्ट आएगा टेलीविजन में। तो जब देख के ध्यान से, तो ये पैराबोलिक कर्व बना रही है, पैराबोलिक लाइक दिस टाइप ऑफ कर्व बना रही है, ठीक है, या दिस टाइप ऑफ कर्व, इसको पैराबोलिक कर्व बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसा सिग्नल बना रही है, तो कहते हुए गाना वगैरह जब पैराबोलिक कर्व बनाएगी, तो ये ऐसे इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, लाइक पॉलिनोमियल इक्वेशन पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को रिप्रेजेंट करती है ना। तो वेट, आज वीडियो काफी लंबी होने लगी है लगता है, हाँ। तो कहते हैं कि जब दो जीरो दिए हैं -5 एंड -6, तो कहते हैं इसमें से कौन सी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, मतलब बाकी तो ऐसा ही है एज इट इज, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, जब दो जीरोज, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट द कर्व ऑफ द दिस, देन व्हिच इक्वेशन आर सेटिस्फाई। तो हमें पता है कि दो जीरोज हैं, देन सम ऑफ जीरोज, जो एक्स, इसको हम लिखते कैसे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, क्योंकि हमें जीरो डायरेक्टली गिवन, तो ये फॉर्मूला लगाओ, सम ऑफ जीरो इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। तो अब दो जीरो तो मेरे पास है -5 एंड -6, जब मैं इनका सम करूँ तो क्या आएगा, -5 -6, है ना, ये -11 सम होगा इसका, तो प्रोडक्ट कितना होगा, -5 इंटू -6 मीन्स 30 इसका प्रोडक्ट होगा। तो जो इसका आंसर कितना होगा, जो इसका आंसर होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ 11x प्लस 30, तो ये कितना होगा, इज इक्वल टू जीरो। तो ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू जीरो, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी है। सो नेक्स्ट कहते हैं कि if one of the zero of the quadratic polynomial of the curve of the dish of the form is the negative of the other, ये चीज इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि जब एक जीरो नेगेटिव ऑफ द अदर जीरो, यानी कि सपोज करो एक ए होगी तो दूसरी कितनी होगी, -a होगी, तो कहते हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। अच्छा, अगर देखते हैं, जब पहली जीरो ए हुई तो दूसरी जीरो अगर -a हुई तो कैसी कर्व बनेगी। तो जब सम ऑफ जीरो देखें क्या आएगा, सम ऑफ जीरो देखें क्या आएगा, जब पहली ए है दूसरी उसके नेगेटिव है, तो सम ऑफ जीरो तो जीरो आएगा, प्रोडक्ट कितना आएगा, प्रोडक्ट आएगा ए इंटू -a मीन्स ए स्क्वायर आया, तो क्वाड्रेट -a स्क्वायर आया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी,
जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो विच इज जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यानी कि जो पोलिनोमियल बनेगी ऐसे बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो अब जो मेरी पोलिनोमियल बनी वो क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो बनी। अब इसमें हम सम ऑफ रूट देखें। अब इसमें हम ये सॉरी मैच करें। कहते पोलिनोमियल हैज अ लीनियर टर्म, कभी भी नहीं। पोलिनोमियल के पास लीनियर टर्म हो नहीं सकती है ना, लीनियर टर्म है ही नहीं। लीनियर टर्म क्यों नहीं है इसके पास, क्योंकि ये है इट सेल्फ क्वाड्रेटिक है ना, तो क्या होगी इसमें लीनियर टर्म। ठीक है, लीनियर टर्म तो है ही नहीं, बिकॉज डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, तो पहला ऑप्शन कैंसिल। कांस्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल इज नेगेटिव, यस। तो पोलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म क्या है, नेगेटिव है, तो ये तो ठीक है। अच्छा, पोलिनोमियल हैज अ लीनियर टर्म, जब इसको खोलें तो x माइनस ए एक्स प्लस ए बनता है एग्जैक्टली, वो लीनियर टर्म तो है इसके पास। हाँ, 1 डिग्री टर्म तो है, तो ये भी ट्रू होगा वैसे। जब दोनों ट्रू हो गए तो इन्होंने लिखा है बोथ ए एंड बी, जो एग्जैक्ट ऑप्शन ट्रू होगा वो सी होगा, क्योंकि इसने लिखा है बोथ ए एंड बी। तो जो ऑप्शन है वैसे जो सारे वैसे ए बी सी तीनों ठीक हैं, लेकिन जो डोमिनेट ऑप्शन, बिकॉज एक आपने करेक्ट करना होता है, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, है ना। अगर ये होता कि पोलिनोमियल इज अ लीनियर टर्म, जब इज होता ना यहाँ पे, तो रॉन्ग था ऑप्शन, बिकॉज पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, उसने बोला हैज, उसके पास है, तो उसके पास तो है ना। तो ठीक है, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अ लीनियर टर्म, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा, द नंबर ऑफ पोलिनोमियल हैविंग 3 एंड 7 एज जीरो आर, कहते कि मतलब जिसकी जीरो 3 एंड 7 हो, तो ऐसी कितनी पोलिनोमियल बन सकती हैं। अब देखो, ये मेरे को पोलिनोमियल पूछ रहा है। अब पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, पोलिनोमियल का मतलब ये थोड़ी होता है सिर्फ क्वाड्रेटिक। पोलिनोमियल का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो, जिसमें वेरिएबल हो, उसको बोलते हैं पोलिनोमियल। ऐसी क्वेश्चन जिसमें वेरिएबल हो उसको बोलते हैं पोलिनोमियल, सिर्फ क्वाड्रेटिक थोड़ी होता है इसका मतलब। तो वेरिएबल तो जिसमें मर्जी हो सकता है, वेरिएबल तो लाइक डिग्री चाहे 8 हो, उसमें भी वेरिएबल है ना, तो ये भी पोलिनोमियल है मेरे पास। ठीक है, अब जब सपोज करो मेरे को कहता सिर्फ डिग्री 2 वाली पोलिनोमियल यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो मैं तो कहता सिर्फ बस इस टाइप की, बस जिसके 0 3 और 7 है, इस टाइप की बस एक ही पोलिनोमियल बन सकती है, विच इज ये बनेगी पोलिनोमियल, जिसके मतलब इसको मल्टीप्लाई करके वो बनेगी पोलिनोमियल, जब सिर्फ क्वाड्रेटिक कहता है मेरे को। अब मेरे को इसने पोलिनोमियल बोला है, पोलिनोमियल यानी कि जो मर्जी बन सकती है पोलिनोमियल। तो जब पोलिनोमियल इसने मेरे को बोला तो जितनी मर्जी मैं इक्वेशन बना सकता हूँ। लाइक पहली पहली इक्वेशन तो ये होगी, दूसरी इक्वेशन ये होगी, मतलब इसकी इसकी भी 0 3 और 7 ही है, तो मतलब ऐसी मैं जितनी मर्जी बना सकता हूँ, है ना। मतलब मोर देन 3 क्या मतलब इनफाइनाइट मैनी पोलिनोमियल बना सकता हूँ, बिकॉज इसने मेरे को क्वाड्रेटिक नहीं बोला, है ना। तो इसका आंसर है मोर देन 3, बिकॉज जब ये मेरे को क्वाड्रेटिक बोल देता ना, तो फिर तो बात अलग थी। ओके, देन जो नेक्स्ट है वो क्या है कि इफ ए एंड बी आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 36 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देन पी की वैल्यू निकाल दो। ओके, देखते हैं इस क्वेश्चन को। यस, हाँ हाँ, सो इस क्वेश्चन में मेरे को बोल रहा है कि एक एक्स स्क्वायर, एक पोलिनोमियल लाइक, यहाँ नोट कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में। हाँ, कहता है एक पोलिनोमियल लाइक एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास एक पोलिनोमियल है। हाँ, तो जो नेक्स्ट कंडीशन गिवन है, ए स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सो नेक्स्ट जो इक्वेशन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये मेरे को दो इक्वेशन गिवन है। सो कहते हैं कि जो ये वाली इक्वेशन के रूट है ना, अल्फा एंड बीटा है। ठीक है, तो वो आप कहते हैं कि जो रूट है, जो अल्फा जो पी की वैल्यू है वो फाइंड कर दो, है ना। तो मेरे को पता है कि सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है,
विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज p। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू p आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है? विच इज इक्वल टू अल्फा बीटा। 36 आ गया। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 36 आ गया। अब मेरे को पता है कि अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये होता है। अब मेरे को अल्फा प्लस बीटा गिवन है, ये मेरे को कितना गिवन है? पी स्क्वायर, पी गिवन है, इसका स्क्वायर हो गया। अब मेरे को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन है, ये देखो ये 9 हो गया। ठीक है, ये थोड़ी सी ये वाली ट्रिक है, ये याद रखनी है आपने। तो 2 इंटू 36, तो ये कितना हो गया? 9 प्लस 2 इंटू 36 यानी कि 72 हो गया। तो ये हो गया 81। ये स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 81। तो पी की वैल्यू कितनी आई? अंडर रूट 81। तो मीन्स ये 9 के इक्वल आया। तो जो पी का जो पी की वैल्यू है, वैसे तो प्लस माइनस 9 आई है, दो वैल्यूज आएंगे ना, प्लस माइनस 9। अगर ऑप्शन में देखें तो जो ये वैल्यू है वो सिर्फ कितनी है? 9 ही गिवन है मेरे को। सो ऑप्शन सी इज ट्रू। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। बस जो इसमें याद रखने वाली बात थी वो ये ट्रिक थी। ये ट्रिक हमको मतलब हमें याद रखनी पड़ेगी ये वाली, कि जब ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई में जब आप आर डी शर्मा बुक उठा के देखोगे तो उसमें से ही मतलब क्वेश्चन बनाए हुए हैं ना। तो ऐसा क्वेश्चन तो मतलब उसमें काफी टाइम है, मतलब बहुत ज्यादा भरी है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो जो लास्ट क्वेश्चन है वो है इस केस स्टडी का, वो है ये। एक मेरे पास ये पोलिनोमियल है, तो कहते हैं कि इनमें से कौन सा फैक्टर होगा ये वाला, मतलब इस पोलिनोमियल का कौन सा फैक्टर, इनमें से कौन सा ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। अब जब मैंने फैक्टर फाइंड करना है तो मेरे को 9th क्लास की फैक्टर थ्योरम याद आती है। वो फैक्टर थ्योरम बोलती है कि जब x माइनस ए इस पी एक्स का फैक्टर हो तो क्या होगा, इस पोलिनोमियल पी एक्स का फैक्टर हो तो क्या होगा, जब मैं इस फैक्टर की वैल्यू यानी कि जब मैं इसकी वैल्यू जब x माइनस ए यहाँ पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी? a आएगी ना। कहते जब मैं a वैल्यू इस पोलिनोमियल में x की जगह पुट करूंगा तो इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। ये वेक्टर थ्योरम कहती है, क्या कहती है कि जो ये जो इसका इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा, तो जब मैं इस पोलिनोमियल की जो वैल्यू है, मतलब जो जो इसके फैक्टर की वैल्यू है लाइक x इज इक्वल टू ए, जब मैं इस पोलिनोमियल में पुट करूंगा तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। तो कहते हैं कि ये मतलब ये फैक्टर थ्योरम है ना। अब इसमें भी मैंने ऐसे ही करना है, तो मैंने जो अलग अलग वैल्यूज हैं ऐसे पुट करके देखना है कि मतलब कौन सा फैक्टर, ये तो ऐसे कर लो या डिवाइड वाले मेथड से कर लो, वो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसे कर लो कि मतलब कौन सा फैक्टर होगा। अच्छा, जैसे मैं इसको करके देखता हूँ, 3x प्लस वन इज इक्वल टू 0 करूँ, 3x इज इक्वल टू -1 होगा, और x इज इक्वल टू कितना होगा? -1/3 होगा। x इज इक्वल टू -1/3 आएगा। जब मैं x इज इक्वल टू -1/3 यहाँ पुट करूंगा इक्वेशन में, तो यहाँ कितना आएगा? पहले आएगा -1/3 की होल स्क्वायर, और यहाँ आएगा -1/3 इंटू 1/6, और यहाँ आएगा -1/5। तो ये होगा 1/9 प्लस 1/18 -1/5। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ये होगा 18/3, 2 प्लस 1 यस 3 -1/5। तो ये कितना हो गया? 1/6 हो गया। 1/6 -1/5, तो डेफिनेटली ये 0 थोड़ी होगा। हाँ, 1/6 -1/5 ये 0 नहीं होगा, है ना। तो यही 0 नहीं होगा। अच्छा, मैंने सारे ऑप्शन वैसे चेक कर लिए हुए थे, तो इसमें से मेरे ख्याल से तो कोई ऑप्शन आंसर नहीं है ना। तो जब आप मतलब आप इसी मेथड से चेक कर सकते हो, जब आपको कोई आंसर आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। अच्छा, अगर यहाँ 6 होता ना तो मेरा आंसर ये फर्स्ट होता, यहाँ 0 हो जाता, तो मेरा आंसर ए होता। और मतलब आई थिंक यहाँ मिस प्रिंटिंग है, ठीक है ना, तो यहाँ 6 होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ 5 मान के अगर आपका आंसर आता है तो ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो आंसर की कौन सा आंसर है ना। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो यस, जो नेक्स्ट केस स्टडी है वो है चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बेस पे। तो ये कहते हैं कि मैथमेटिक्स टीचर ऑफ अ स्कूल टुक द 10 स्टूडेंट्स इन अ पेंटिंग एग्जीबिशन विच वर हेल्ड अ आर्ट कॉलेज ऑफ एजुकेशन। एक आर्ट कॉलेज ऑफ एजुकेशन था जिसने पेंटिंग का एग्जीबिशन किया था, मतलब पेंटिंग का कोई समारोह किया था। तो टीचर ने 10 स्टूडेंट्स को ले लिया साथ में कि मतलब चलो देखने चले, और बेंगलोर में ये समारोह हुआ था। तो कहते हैं कि इंटीग्रेट
इट इज द पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ मैथमेटिक्स, ये इंटीग्रेशन ऑफ मैथमेटिक्स का एक पार्ट था। The teacher and student has interest in painting as well। टीचर और स्टूडेंट का मतलब मैथमेटिक्स को छोड़ के पेंटिंग की तरफ ज्यादा ध्यान था। तो स्टूडेंट वर ईगर टू सी दी अबव पेंटिंग, स्टूडेंट्स मतलब इस पेंटिंग को देख के ईगर हैरान या खुश हो रहे थे, ठीक है ना। तो टीचर एक्सप्लेन दी पेंटिंग, और टीचर ने जब पेंटिंग को एक्सप्लेन किया तो उसके कंसेप्ट को भी एक्सप्लेन किया। तो अब हमें ये पूछेंगे कि मतलब क्या क्या एक्सप्लेनेशन हुई वहाँ, ठीक है ना। तो ये ध्यान से इस पेंटिंग को देखो। इसमें क्या दिखाया कि ये है डायरेक्शन ऑफ बोट, बोट की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम क्या होता है कि मतलब लहरों की डायरेक्शन, ठीक है। एक बात हमने याद रखनी है कि जब डायरेक्शन ऑफ बोट को हम, स्पीड ऑफ बोट को हम सपोज करो कि ये x किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड ऑफ बोट है, स्पीड ऑफ बोट है, बोट की स्पीड है, ठीक है। और y किलोमीटर पर आवर मेरी स्ट्रीम की स्पीड है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब मैं देखूंगा, जब देखो क्या होगा, एक वर्ड आता है डाउन स्ट्रीम, ये लिखा हुआ है ऊपर। एक वर्ड आता है अपस्ट्रीम, ठीक है। अब डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है, डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन ऑफ बोट एंड डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम एक ही साइड होगी। जब देखो डायरेक्शन ऑफ बोट एंड डायरेक्शन ऑफ स्पीड एक ही टाइप होगी, मतलब जिस डायरेक्शन में आपकी बोट मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में लहरें भी चल रही है, तो आपकी डेफिनेटली जो स्पीड है वो लहरों की स्पीड से ऐड हो जाएगी, मतलब बढ़ेगी, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। और जब लहरों की स्पीड, जब लहरों की डायरेक्शन ऑपोजिट है और आपकी बोट ऑपोजिट है तो डेफिनेटली स्पीड कम होगी। जैसे हम, जैसे हवा चल रही होती है अब, और हम मतलब कोई भी बाइसाइकिल टाइप चलाते हैं, तो जब हवा की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है तो हमारी स्पीड डेफिनेटली कम होती है। जब डायरेक्शन सेम होती है तो स्पीड ज्यादा होती है ना। तो यही बात इसमें है। जब देखो ये डाउनस्ट्रीम में जब डायरेक्शन क्या है, सेम है, जब डायरेक्शन सेम होगी तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी कि x प्लस वाई हो जाएगा। जब डायरेक्शन ऑपोजिट होगी यानी कि अपस्ट्रीम होगी, अपस्ट्रीम में क्या है डायरेक्शन, देखो ध्यान से, इसकी यहाँ है और इसकी यहाँ है, ऑपोजिट है, ठीक है। तो क्या होगा, x माइनस वाई होगा, ठीक है। डायरेक्शन देखें ध्यान से तो ऑपोजिट है, ठीक है। तो बस यही है इसका फंडा, ठीक है ना। तो देखते हैं अब क्वेश्चन में क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इज 5, जब स्पीड ऑफ द बोट 5 है, ठीक है, और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या है, 2 है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 2 है, तो डाउन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, दोनों ऐड हो जाते हैं, तो 7 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर इज 7 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बस कंसेप्ट तैयार होना चाहिए। वेट वेट वेट, ये मैंने नीचे वाले क्वेश्चन का लगा दिया ना, ओके। तो 7 किलोमीटर पर आवर है ना, तो इसका ये नहीं होगा। अच्छा ये क्वेश्चन नहीं है बिकॉज ये रिपीट है। अच्छा, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर, ये क्वेश्चन है ना। द स्पीड ऑफ द 5 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड ऑफ द बोट 5 किलोमीटर और लहरों की स्पीड है 2 किलोमीटर, देन स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम यानी कि जब ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 होगा। तो ये इट इज ऑप्शन नंबर डी, 3 किलोमीटर पर आवर। अब कहते हैं अ बोट गोज 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर इट। कहते हैं एक बोट है, उसने 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम मूव किया। अब डाउनस्ट्रीम उसने मूव किया 21 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम की बात करें, डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम, तो वो है 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर। अब मेरे को कह रहे हैं कि टाइम बता दो कितना ये मूव करेगी। अगर एग्जैक्ट बात करें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग भी है। क्यों, क्योंकि इनको यहाँ स्पीड भी देनी चाहिए थी, बिकॉज जो फॉर्मूला होता है टाइम का, स्पीड का, वो कितना होता है, ये सबको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। और टाइम कितना होता है, डिस्टेंस मतलब टाइम को जब ऊपर शिफ्ट कर दें बिकॉज हमने टाइम निकालना है, वो डिस्टेंस ओवर स्पीड होगा, ठीक है। या तो इनको ऊपर देना चाहिए था कि मतलब स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम, सॉरी स्पीड ऑफ द, हाँ वगैरह जो भी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, इन्होंने क्वेश्चन के बीच में ही दे के मतलब एक क्वेश्चन अलग से, मतलब ये तो डिफरेंट क्वेश्चन है ना और ये डिफरेंट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन देने का थोड़ा सा तरीका गलत है, बाकी ठीक है ना। तो अब डाउनस्ट्रीम के बारे में पूछ रहे हैं, सो मुझे इसमें क्या चाहिए, मुझे इसमें डिस्टेंस चाहिए और स्पीड भी चाहिए डाउनस्ट्रीम की। तो स्पीड क्या होगी डाउनस्ट्रीम की, ये हमने अभी निकाल लिया, ये देखो 7 है ना, जो हमने ऑप्शन टिक लगाया था। तो डिस्टेंस कितना है 21, तो 21/7 कितना होगा, 3 होगा। तो 3 आवर्स कह सकते हो बिकॉज किलोमीटर पर आवर है। तो जो आंसर है वो कितना है, 3 आवर्स। सिमिलरली यहाँ 12 अपस्ट्रीम है, 12 अपस्ट्रीम है, तो अपस्ट्रीम की स्पीड अभी हमने निकाली थी कितनी थी, 5 5 माइनस 2, तो ये कितना होगा, 4 आवर्स है ना।
अच्छा, आप ध्यान से देखें कि स्पीड ऑफ द बोट x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ द जो स्ट्रीम है वो कितनी है y किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन टी आवर्स। तो कहते हैं कि डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस, डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस कितना होगा, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द डाउन स्ट्रीम, है ना। तो ये देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि स्पीड ऑफ दी जो बोट है वो x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या है y किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम का कितना होगा। अब डिस्टेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ये देखो। तो मैंने इसको यहाँ डिस्टेंस निकालना, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड होगा। और टाइम मेरे को गिवन है, टाइम कितना गिवन है, टी गिवन है। और स्पीड भी मेरे को डाउन स्ट्रीम की पता होती है x+y। तो ये आंसर आएगा x+y इंटू टी, यानी कि ऑप्शन बी। तो इट इज वेरी इजी। तो नेक्स्ट जो है लीनियर इक्वेशन, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी देखना ध्यान से। कहते हैं टीचर एंड अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th गोज हैड गॉन टू नंदान कनान। नंदान कनान गए थे, ठीक है ना, वो टूर के लिए। तो कहते हैं आफ्टर विजिटिंग प्लेस, जब उन्होंने प्लेस में विजिट किया था, तो कहते हैं उन्होंने एक बर्ड सेंचुरी में विजिट किया था, एक डियर पार्क में विजिट किया था, ठीक है ना। तो कहते हैं रोहन इज क्लेवर बॉय, रोहन एक उनमें से लड़का था जो क्लेवर था, ठीक है ना, और सबको ध्यान से देख रहा था, कीन ऑब्जर्व कर रहा था। ही पुट द क्वेश्चन टू हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड से क्वेश्चन किए कि हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर एंड हाउ मेनी डियर्स आर देयर, मतलब कितने बर्ड्स हैं और कितने डियर्स हैं, यहाँ कितने हिरन है ना, इन नंदन कनान प्लेस, है ना। सो राहुल फ्रेंड, एक राहुल का फ्रेंड था निशित, तो उसने बताया कि ये उसको ये तो पता नहीं मतलब डियर और वो कितने हैं। उसने कहते कि लेकिन बिल्कुल ठीक आंसर बताया कि जो टोटल एनिमल्स है ना वो 100, उसकी 1000 आइज है और लेग्स हैं 1400। ये इसने बताया कि जो टोटल एनिमल्स हैं उसकी 1000 आइज हैं और जो लेग्स हैं 1000 आइज हैं, जो टोटल एनिमल है 1000 आइज और जो लेग्स हैं वो 1400 है। तो कहते हैं इनमें से आपने क्या ऑब्जर्व किया, इनमें से आप कैसे आंसर बताओगे ये हमें बता दो। ओके, तो ध्यान से देखिए, कहते हैं कि एक्स एंड वाई क्या है, एक्स मेरे नंबर ऑफ वर्ड्स हैं एंड वाई मेरे नंबर ऑफ डियर्स है, ठीक है। ये आइज और एक्स है ना, एक्स मेरे लेग्स है, सॉरी, एक्स मेरे नंबर ऑफ वर्ड्स है और वाई मेरे डियर्स है ना। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आइज, आइज की इक्वेशन बता दो कि टोटल नंबर ऑफ, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइज, आइज की इक्वेशन बताओ कितने आएंगे, ठीक है। अब मुझे ये, अब मेरे को ये तो पता है कि जो आइज आएंगी ना, जो मतलब आइज होंगी वो डियर्स और डेफिनेटली बर्ड्स को मिला के ही होंगी, है ना, मतलब उन दोनों को मिला के ही जो टोटल एनिमल है उनकी आइज है ना, उनको मिला के ही आएंगी आइज, है ना। तो बर्ड्स कितने थे, एक्स थे, डियर कितने थे, वाई थे, है ना। तो टोटल आइज कितनी है, 1000 है। तो यही आएगा पैटर्न, है ना, मतलब ठीक है। तो डेफिनेटली ऑप्शन ए इज ट्रू, इसके अलावा तो कुछ और ट्रू हो नहीं सकता, है ना, मतलब ये तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं हो सकता, एक्स माइनस वाई तो कभी हो ही नहीं सकता, बिकॉज ऐसा थोड़ी होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बर्ड्स की आंखें हैं बट हिरन की आंखें हैं ही नहीं। तो मतलब ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा केस बन गया ना, मतलब ये तो ठीक लग रहा है कि मतलब बर्ड्स और हिरन की मिला के जो आंखें होंगी वो 1000 होंगी, तो मतलब, है ना। तो खुद ब खुद जो ऑप्शन है वो ए ट्रू है। अच्छा, अब ऑप्शन थोड़ा सा बी, क्वेश्चन थोड़ा सा बी है। अच्छा, व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लेग्स, टोटल नंबर ऑफ लेग्स के क्वेश्चन बता दो। लेग्स हमें पता है 1400 है ना, तो कहते हैं टोटल नंबर ऑफ लेग्स के क्वेश्चन बता दो। अच्छा, जब मैं ध्यान से देखूं एक्स प्लस वाई की जो लेग्स मिला के वो 1400 होती है, ये तो आपको पक्का पता है ना, मतलब बर्ड्स और डियर्स की जो भी मतलब कह दें लेग्स मिला के 1400 होती है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि जब मैंने 2 टाइम्स किया, मतलब ऑप्शन में देखो कैसे कैसे ऑप्शन बेकार से दिए हुए हैं। कहते कि जब ये सपोज एक्स क्या था, मे बी बर्ड था एक्स, यस। कहते जब बर्ड्स को हम ट्वाइस कर देंगे ना, तो ट्वाइस करके जब उसको हम हिरन से ऐड करेंगे, उसकी उसकी लेग्स को हिरन की लेग्स से ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 70। देखो कितना मतलब ब्लंडर आंसर है। तो क्या बोले, है ना इसको, मतलब ऐसा ही कभी ट्रू हो सकता है, बिकॉज एक्स प्लस वाई मिला के मतलब हिरन और बर्ड्स मिला के 1400 लेग्स थी। ये हमें, ये उसने आंसर दिया था नीतीश ने। और कहते कि जब आपने बर्ड्स कुछ और बर्ड्स लाके, मतलब जितनी बर्ड्स पहले थी उतनी बर्ड्स और लाके ऐड कर दी, तो तब उनकी एग 70 होगी, लेग्स सॉरी 70 होगी, मतलब कम होगी, है ना। तो ऐसा कभी पॉसिबल होता है, नहीं, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा, है ना। सिमिलरली मतलब यहाँ भी कह रहा है कि x+2y इज इक्वल टू, मतलब हिरन और लाके ऐड कर दिया तो मतलब उसकी जो लेग्स हैं फिर 500 होगी। सिमिलरली यहाँ भी तो ये हो सकता है कि जब उसको ट्वाइस किया
बर्ड्स को ट्वाइस किया और हिरन की लेग्स को माइनस कर दिया, तो 500 होगी। ये ऑप्शन ठीक है कि मतलब माइनस करके, मतलब उसको कम करके, उसके पहले बर्ड्स को ट्वाइस किया और सारे के सारे डियर्स को बाहर निकाल दिया, तो लेग्स 500 रह गई, ये मान सकते हैं। तो ये इक्वेशन बनती है लेग्स की, और ये इक्वेशन बनती है आइस की, है ना। मतलब जो दो इक्वेशन मेरे पास बन गई। अच्छा, फिर बोलते हैं हाउ मेनी बर्ड्स आर इन दी जू। बर्ड्स क्या था, एक्स था, और लेग्स डियर्स क्या था, वाई था। तो अब हम इक्वेशन निकालेंगे। जो पहली इक्वेशन थी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1000, अब इससे हम दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, इससे हम निकाल लेंगे। दूसरी क्वेश्चन आई है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 500। तो इससे हम अब डियर्स और उसकी गिनती निकाल सकते हैं। इसको एलिमिनेशन मेथड लाएंगे, ये लगाएंगे, ये सीधा कैंसिल, 3x इज इक्वल टू 1500 आ गया, और x इज इक्वल टू 1500 डिवाइड बाय 3 आ गया। मीन्स ये कितना है, 3 5 का 15 मीन्स 500 जो बर्ड्स आ गए मेरे पास। ठीक है, मैंने बर्ड्स की वैल्यू यहाँ पुट की, तो ये आ गया 500 प्लस वाई इज इक्वल टू 1000। तो y की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, ये आ गई 1000 माइनस 500, तो ये आ गई 500 मेरे पास डियर्स आ गए। ठीक है, डियर्स भी 500 आ गए, और जो बर्ड्स आ गए वो भी मेरे पास 500 ही आ गए। ठीक है, जो बर्ड्स है वो भी 500 और डियर है वो भी 500। जो बर्ड्स जो में 500, डियर्स भी 500। अच्छा, टोटल एनिमल्स कितने हुए फिर, 1000 था ना, तो ये भी ऑप्शन ट्रू। सो नेक्स्ट देखते हैं। सो यस, इट इज वेरी लेंदी सा, मतलब जो इसकी थियरी है, बट क्वेश्चन है इजी। देखते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, अदरवाइज पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, small scale industry (SSI) are those industries in which manufacturing, providing service and production are done on a small scale। एक small सी इंडस्ट्री है, उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग होती है अगरबत्ती वगैरह की, वो मतलब उसकी और प्रोडक्शन होती है बड़ी कम अमाउंट में होती है। अगरबत्ती मेकिंग, चौक मेकिंग, बायोडीजल प्रोडक्शन, शुगर कैंडी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, ये सारी चीजें इसमें बनती हैं। पोटैटो चिप्स वगैरह, टॉय मेकिंग, माइक्रोवेरी, और लिक्विड सोप मेकिंग, मतलब हनी प्रोसेसिंग, सारा कुछ बनता है ना, स्मॉल स्केल में होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हो रहा है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन ऑफ अगरबत्ती इन अ डे। बहुत सी अगरबत्ती वो प्रोड्यूस करती है ना। नंबर ऑफ अगरबत्ती पैकेट prepared by each worker on a particular day was 3 more than twice the number of workers working in a industry। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं कि नंबर ऑफ अगरबत्ती जो बनती हैं पूरे दिन में, वो कितनी बनती हैं, जितने वर्कर काम कर रहे हैं, ईच वर्कर ऑन अ पर्टिकुलर डे, पैकेट्स प्रिपेयर्ड बाय ईच वर्कर, मतलब जो नंबर ऑफ अगरबत्ती के पैकेट प्रोड्यूस होते हैं ईच वर्कर के द्वारा एक दिन में, वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ द वर्कर। क्या कहता है कि हम सपोज कर लो कि अगरबत्ती के पैकेट को वाई मान लेते हैं, अगरबत्ती के पैकेट्स को, और मैं एक्स मान लेता हूँ नंबर ऑफ वर्कर्स को। ठीक है ना, तो मतलब क्या कह रहे हैं कि जो अगरबत्ती के पैकेट प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो थ्री मोर देन ट्वाइस 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 द नंबर ऑफ जो भी है वर्कर्स, यानी कि y इज इक्वल टू 3 + 2x। और कहते हैं कि द नंबर ऑफ अगरबत्ती पैकेट प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर डे वाज 90। एक दिन में 90 अगरबत्ती के पैकेट प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि y की जब हम एक पर्टिकुलर डे की बात करें, जो नंबर ऑफ वर्कर प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाँ ईच वर्कर प्रोड्यूस करता है ना, तो जो कहते हैं कि 90 पैकेट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ध्यान से बाद में देखेंगे। तो पहला इक्वेशन आई है y इज इक्वल टू 3 + 2x, है ना। जब पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें, तो व्हाट वाज द नंबर ऑफ अगरबत्ती पैकेट प्रोड्यूस्ड बाय ईच वर्कर ऑन दी पर्टिकुलर डे। ईच वर्कर के द्वारा कितने अगरबत्ती के पैकेट प्रोड्यूस होते हैं, तो ध्यान से देखें, y इज इक्वल टू 3 + 2x, ये हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ईच वर्कर के द्वारा इतने अगरबत्ती के पैकेट एक पर्टिकुलर डे में प्रोड्यूस होते हैं, है ना। तो वैसे ये कह रहे हैं एक पर्टिकुलर डे में कितने पैकेट प्रोड्यूस हो रहे हैं, द नंबर ऑफ अगरबत्ती पैकेट प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर डे 90। ठीक है ना, तो ठीक है, वो कहते हैं कि 3 + 2x प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन्होंने बोला कि 90 प्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना। मतलब ठीक है ना, 90 प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये कहते हैं कि जो एक वर्कर है वो कितने बनाता है, 3 + 2x बनाता है। ठीक है ना, तो वर्कर कितने हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं इंडस्ट्री में, एक्स है, तो एक्स वर्कर कितने बनाएंगे, 90, एक्स इंटू 3 + 2x इज इक्वल टू 90। तो मतलब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मतलब जो जब हमने सेकंड ऑप्शन चेक करना है,
तो या इसको मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं, एग्जैक्ट में देखें कि जो इक्वेशन बननी है वो क्वाड्रेटिक ही बननी है। जब इक्वेशन बननी क्वाड्रेटिक ही बननी है तो जब इससे मैच करें तो लाइक 2x + 3 - 90 होगा। तो अब इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक है, यहाँ एक्स भी डेफिनेटली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो एग्जैक्ट देखें तो यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर है जो बी ट्रू है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर है इसके विद रिस्पेक्ट टू बी ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका नेचर क्या है। जी नेचर ऑफ द रूट। अच्छा, नेचर को कैसे चेक करते हैं? नेचर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेक करना है तो क्या होता है, बेसिकली b² - 4ac को चेक करते हैं। ठीक है ना, b² - 4ac कैसे चेक करेंगे? जैसे ax² + bx + c टाइप की मेरे पास इक्वेशन है। ठीक है ना, तो b² - 4ac चेक करेंगे। ठीक है, जब b² - 4ac = 0 आया तो जो रूट आएंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। जो क्योंकि दो वैल्यूज आएंगी ना एक्स की, मतलब एक्स के दो रूट्स आएंगे। तो जब जीरो आया b² - 4ac = 0 तो रियल एंड इक्वल रूट हुए। ये नेचर की बात कर रहे हैं। जब b² - 4ac > 0 आया तो जो रूट हुए रियल हुए और डिस्टिंक्ट हुए। डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग। जब b² - 4ac <0 आया तो जो रूट हुए नॉट रियल हुए। ठीक है ना, ये तीन कंडीशन हमने याद रखनी है। अच्छा, अब यहाँ देखें तो मेरे पास इक्वेशन कौन सी आई है, 2x² + 3x - 90। इसमें से देखते हैं क्या रूट आएंगे। 2x² + 3x + -90 = 0। अब यहाँ a की वैल्यू देखें वो आ रही है 2, b की वैल्यू देखें वो आ रही है 3 और c की वैल्यू देखें वो आ रही है -90। b² - 4ac देखेंगे वो कितना आ रहा है, 9 - 4 × 2 × -90। तो ये कितना आया, 720, विच इज इक्वल टू 729, विच इज ग्रेटर देन 0। तो कहते हैं कि इसके जो रूट आएंगे क्या आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। तो ऑप्शन जब देखें रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट यानी कि ऑप्शन ए इज ट्रू। ठीक है, तो अच्छा, अब नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन द इंडस्ट्री। तो कहते हैं वर्किंग, नंबर ऑफ कितने वर्कर इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, है ना। जब वर्क कर रहे हैं नंबर ऑफ वर्कर को हमने क्या माना है, हमने नंबर ऑफ वर्कर को एक्स माना था। यानी कि मैंने इसी क्वेश्चन में से मैंने एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 2x² + 3x - 90 में से आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होगा, डिस्क्रिमिनेंट का -b + -b² - 4ac जो हमने अभी निकाला है अपॉन 2a। ठीक है, -b। अब -b यानी कि b की वैल्यू कितनी होगी, -3 होगी, प्लस माइनस। अब b² - 4ac जो हमने अभी निकाला है वो कितना है, 729 है, अपॉन 2a। a की वैल्यू कितनी है, यहाँ a की वैल्यू कितनी है, 2 है। a की वैल्यू कितनी है, 2 है। जब हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2 आई है। अब ये कितना आ गया, -3। तो इसका रूट कितना होता है, 27 होता है, अपॉन 4। इसको ध्यान से देखें, एक तो आ गया -3 - 27 अपॉन 4 रूट, एक आ गया -3 + 27 अपॉन 4 रूट। तो ये तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, माइनस में तो नंबर ऑफ वर्कर्स आएंगे नहीं। तो ये कितना आ गया, 24 अपॉन 4 मीन्स जो 6 आ गए वर्कर्स। तो यानी कि ऑप्शन सी इज ट्रू। ठीक है, तो जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सो यस, जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें कहते हैं कि अगर सम ऑफ वर्कर आर एब्सेंट, अब अगर कुछ वर्कर एक दिन में एब्सेंट हो तो सम ऑफ वर्कर्स आर एब्सेंट, तो जो अगरबत्ती के पैकेट वो 65, मतलब द प्रोडक्शन ऑफ अगरबत्ती के पैकेट की डिक्रीज होगी और डिक्रीज होकर 65 बन गई, मतलब 65 आ गई। तो कहते हैं कि नंबर ऑफ वर्कर्स कितने आएंगे दिन में। मतलब अगर जब प्रोडक्शन पहले 90 की होती थी अगरबत्ती के पैकेट की एक दिन में, है ना, तो अगर 65 आ गई तो पहले नंबर ऑफ वर्कर्स जो 90 में हमने प्रूव किया अभी 6 आते थे, तो कहते हैं कि 65 में कितने आएंगे। अगर देखें तो y = 2x कर, मतलब 2x + 3 टाइप था। अगर इसमें x ऐड कर दें तो ये 2x² + 3x हो जाएगा। पहले कितने वर्कर्स थे, 90, अब कितने हैं, 65। तो अब मैंने इसमें से वैल्यू निकालनी है कि जो x की वैल्यू कितनी आएगी उतनी नंबर ऑफ वर्कर्स आएंगे। तो जो x की वैल्यू निकालूंगा वो कितनी आएगी, x = -3 + -b² यानी कि 9 -2 × -65 × 4 अपॉन 2 यानी कि 4 -3 प्लस माइनस, ये कितना हो गया, ये हो गया 9। या कितना हुआ, यहाँ ध्यान से देखो तो 4 2 8,
ठीक है, 65 फोर सा कितना हो गया, 5 फोर सा 20, जीरो पर कैरी कर लिया 2, प्लस जीरो पर कैरी कर लिया 2, और ये आ गया, ओके, देन 5 फोर सा 20, जीरो पर कैरी कर लिया 2, और 6 फोर सा अपना हो गया 24, देन 26, इसको कैलकुलेट कर ही लेते हैं, 65 इंटू 8, 8 5 सा 30, तो 8 6 का 48, 51 हो गया, तो 51, यस ठीक है, 510, 65 इंटू 8, 4 AC, यस, यस ठीक है, ये कितना आया, ये आया 510, सॉरी ऊपर 4 कैरी हुआ ना, यस 52 आया यहाँ, ठीक है, तो यार 520 आया ना यहाँ, अपॉन 4 आया, b² - 4AC, यही क्वेश्चन गिवन है मेरे को, लेट अस चेक, टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 65 टाइप बनेगा ना, ओके, 2x² + 3x इज इक्वल टू 65 टाइप बनेगा, यस, तो देखें, हाँ ठीक है, 2x² + 3x इज इक्वल टू 65 प्लस 3x इज इक्वल टू 65, ये माइनस हो गया यहाँ के, 3 3 सा 9, और -4AC, 4 इंटू A इंटू C, यस ठीक है, ये हो गया 6 5 सा 130, 130 इंटू 4, 4 0 सा 0, देन 8 5 सा 40, 52, ठीक है, 529 हो गया, कुछ आंसर आई थिंक मिस्टेक, 529 ऑन 4, इसका कोई रूट तो होता नहीं है ना, या 576 का होता है, आई थिंक कि 529 का भी होता है, 23 3 सा देखते हैं, तो यस 529 का भी होता है 23, तो यहाँ आ गया -3 + 23/4, तो ये कितना हुआ, -3 + 23/4, तो बिकॉज माइनस में तो होगा नहीं, होगा 20/4 मीन्स आंसर जो आएगा कितना आएगा, 5 आएगा, जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, माइंड से 23 का रूट निकल गया था, तो आंसर इज 5, ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आप ऐसी ही वीडियो और चाहते हो, ठीक है, कुछ और केस स्टडीज के सोल्यूशन चाहते हो, या +2 क्लास के भी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स।